डियर स्टूडेंट, देखिए ज़्यादा वैकेंसी तो अब नहीं देखने को मिलेगी, ठीक ना। बात समझिए मेरी। किसी भी सेक्टर में, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो या नेवी हो या एनडीए हो, है ना, ज़्यादा आपको वैकेंसी नहीं है। 300, 350, 400, 2, 4, 5 यही वैकेंसी आने वाली है। तो कंपटीशन जो है ना वो बहुत हाई लेवल का हो रहा है, तो फाइट ज़्यादा है। सीटें अगर मान लेते हैं कि अगर कभी भी आपको 300 सीट मिल रही है या 200 सीट मिल रही है, उसमें लाखों लाखों बच्चे हैं, तो एक एक सीट के पीछे समझ रहे हैं कितने बच्चे हैं? कम से कम 10-10 हज़ार बच्चे, 15-15, 20-20 हज़ार बच्चे एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल सीरियस होने की ज़रूरत है, धुआंधार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और ये मौसम और ये समय इतना बेहतरीन है पढ़ाई करने के लिए कि इससे बढ़िया आपको समय नहीं मिलेगा, है ना। बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, आराम से आप पढ़ते रहिए। कम से कम डेली 3-4 घंटे सुबह पढ़ के काम ख़त्म कर दीजिए। सुबह मतलब 5 बजे उठिए या 4 बजे उठिए या 6 बजे तक सोइए, लेकिन जब उठिए तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए। आप जब भी उठिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, आप 8 बजे उठिए, 10 बजे सो के उठिए, लेकिन आपको ये सोच के उठना है कि जब भी मैं उठूँगा तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पढ़ाई करूँगा, है ना। तो आप खुद उस हिसाब से सेट हो जाएंगे। क्लियर। तो चलिए आज की इस प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करते हैं। बस मेरा यही कहना है कि आप ये कोस्ट गार्ड का जो हमने प्रैक्टिस करा रखा है, ये करा रहे हैं हम, आप इसमें क्या करिए कि एक ना एक सीट अपना ले लीजिए, है ना। आपको बस एक ही सीट से मतलब है, तो उसी के लिए लड़ाई है, बाकी आप कुछ देखना नहीं है। समझ रहे हैं? आप ये समझिए, इसको छोटा मत समझिए, इसको समझिए कि बस हम प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए मोदी इतने बुढ़े हो गए हैं, है ना। अदरवाइज मत लीजिएगा, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए मेरी बातों को। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो हैं, चाहे उनको मानते हो या ना मानते हो, बस एक चीज़ देखिए, उनका डेडिकेशन देखिए। इतनी उम्र हो गई है, लेकिन अब भाई कोई चुनाव पड़ जाएगा, यूपी का चुनाव पड़ रहा है, देखिएगा। अभी कोई चुनाव पड़ जाएगा तो दिन भर में 10-10 रैलियाँ, 4-4, 5-5, 6-6 रैलियाँ, मतलब 24 घंटे रैलियाँ। मतलब समझ रहे हैं बंदा कितना मेहनत कर रहा है। या कोई भी हो, या किसी भी आप अखिलेश यादव को ले लीजिए, या आप जिस भी लीडर को मानते हैं, लीडर लोग इतने बड़े पद पर लड़ाई करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। तो आपको यही समझना है कि भैया ये जो है ना, जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, आप उसको मजबूत समझिए और लड़िए, उसको डट कर लड़िए उससे, ठीक है। पीछे नहीं हटना है। चलिए आते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, द सीक्रेट ऑफ द नागास पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए अमीश त्रिपाठी। देखिए अमीश त्रिपाठी भैया जो है ना, इनकी पुस्तकें हमेशा एग्जाम में पूछता है। एक अमीश त्रिपाठी हो गए, तो इनका ये बुक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, जो है कि सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी का भी बहुत पूछता है। और सलमान रुश्दी का कौन सी किताब का नाम पूछता है सर, बता दीजिएगा। तो इनके पुस्तक का नाम है भैया मिडनाइट्स चिल्ड्रेन। क्या है? मिडनाइट्स चिल्ड्रेन। अगर आपके पास पेन हो और कहीं बगल में लिखने की जगह हो तो लिख लीजिए सलमान रुश्दी की पुस्तक जो है, क्या है, सलमान रुश्दी, और एरो बना करके लिख लीजिए मिडनाइट्स चिल्ड्रेन। और बाकी इनका लिख लीजिए अमीश त्रिपाठी का ये है, ठीक है। तो ये सलमान रुश्दी वाला बहुत पूछता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ लेता हूँ। अगला यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए इसका मुख्यालय जो है 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिला का है, 17 एकड़ में फैला हुआ है। क्लियर। और मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए मेरी यही कोशिश है ना कि आप सफल हो जाएं। बस जिस दिन आपने कमेंट में मैसेज कर दिया, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, उस दिन मेरी इस मेहनत का असली फल मिल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। बताइए यहाँ पर, किस अमेरिकी देश को भारत ने डोर्नियर विमान उपहार स्वरूप प्रदान किया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी डियर स्टूडेंट, देखिएगा सेशल्स, है ना। सेशल्स के राष्ट्रपति जो हैं भारत के यहाँ भारत में मतलब यात्रा करने आए थे, तो उनको उपहार स्वरूप क्या दिया गया? डोर्नियर विमान दिया गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, लिखा हुआ है कि स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरपोछाय क्या है? सुरछोपाय क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। अब देखिए इसका समझ लीजिए थोड़ा सा मतलब, है ना। ये क्या है? एक न्यायपालिका है। यह व्यवस्था सिर्फ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलती है, जो व्यवस्था है। यदि इसमें क्या होता है ना कि यदि कोई जो है किसी भी विधि के द्वारा किसी व्यक्ति या किसी समुदाय की स्वाधीनता बाधित होती है, तो वह न्यायपालिका की शरण में जा करके अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर सकता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री जो हैं
है ना, तो उनके कार्यों को कि वो कौन कौन से काम करेंगे ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो ये अनुच्छेद यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा। अनुच्छेद 167 है ना, 167 में लिखा हुआ है इनके कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो इसमें क ख ग भी है ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा उसको बताएंगे तो, लेकिन ये जानिए मुख्य रूप से आपके एग्जाम में यही पूछेगा, उतना डिटेल नहीं पूछेगा, वो PCS लेवल का हो जाता है। तो अनुच्छेद 167। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, अनुच्छेद 335। क्या है, अनुच्छेद 335 याद रहेगा ना। अनुच्छेद 335 में ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, बाणभट्ट, ठीक है। अब देखिए ये बाणभट्ट से एक और क्वेश्चन पूछता है ना। बाणभट्ट जो है उन्होंने क्या किया कि हर्षचरित्र की और कादम्बरी की रचना किया है। क्या किया है बाणभट्ट ने, हर्षचरित्र और कादम्बरी। और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। दुनिया का पहला उपन्यास कौन है, वो है कादम्बरी। और इसकी रचना किसने किया है, बाणभट्ट ने। समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो है स्थापना की गई थी, ठीक ना। अगला देखिए डैश करके है, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C यानी कि मुगल, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C फतेहपुर सीकरी। अब देखिए अकबर की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी, दिल्ली थी, लेकिन दूसरी राजधानी कौन हुई, फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है। विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा जो भंडार है वेनेजुएला में है। ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वेनेजुएला में 46.5% जो तेल भंडार विश्व का है, सिर्फ इसका जो है कि किसमें है, ये वेनेजुएला में है। तो बहुत ही ज़्यादा है, इसमें याद रखेंगे वेनेजुएला। विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, वेनेजुएला में है। लास्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कहलाता है। पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, कोंकण कहलाता है। ऑप्शन नंबर C है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए जीके कितने प्रैक्टिस, बाकी आप टेलीग्राम पर देखिए इन क्वेश्चंस को, जो हम क्वेश्चन आज कराते हैं ना, वो 1-2 दिन के बाद हम फिर से आपको टेलीग्राम पर भेज देते हैं। कुछ नए क्वेश्चन भी भेजते रहते हैं, और ये क्वेश्चन इसलिए भेजते हैं कि ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, है ना, और देख लें कि आपको कितना याद है कितना नहीं याद है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 55% बच्चों ने ही 53% ने ही सही आंसर किया है। तो आप भी द सुधीर पांडे सर्च करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और बाकी अपने क्विज सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।